मित्रों, संज्ञा भाग 1 वीडियो में हमने देखा कि संज्ञा का परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संज्ञा भाग 2 के अंदर हम अब आपके सामने संज्ञा के जो भेद हैं उनकी एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आज हम बता रहे हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध करवाते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है कि विशेष प्रकार के व्यक्ति का बोध ये हमें करवा रहा है। दूसरा विंध्याचल, विंध्याचल बहुत से संसार में पर्वत हैं लेकिन विंध्याचल एक विशेष प्रकार के पर्वत का बोध करवा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हवा महल, हवा महल बहुत से भवन है संसार में, दुनिया में न जाने कितने भवन हैं, लेकिन हवा महल जो है एक विशेष प्रकार के भवन का बोध करवा रहा है। ऐसे ही राम, राम भी एक विशेष प्रकार के व्यक्ति का बोध करवा रहा है। यमुना, यमुना नदियों में एक विशेष प्रकार की नदी का बोध करवा रही है। जोधपुर नगरों में एक विशेष प्रकार के नगर का बोध करवा रहा है। और महाभारत एक विशेष प्रकार के ग्रंथ का बोध करवा रहा है जो एक निश्चित श्लोकों से आवृत है, जिसमें एक निश्चित श्लोक है और जो हमें एक विशेष प्रकार की पुस्तक का बोध करवा रहा है। जैसे अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता ये देखिए, यह दुनिया में एक ही होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरी दुनिया के अंदर एक होती है। दूसरा, इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, यदि आप किसी बच्चे को लेकर के आ रहे हो और मैं उससे पहले से इंटैक्ट नहीं हूं, उससे परिचित नहीं हूं, और आप उसे मेरे पास लेकर के आते हो तो मैं उसे लड़का ही कहूंगा, वह मेरी दृष्टि में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही आपने उसका परिचय करवा दिया कि सर ये तो मेरा मित्र महेश है, तब वह मेरे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य से नहीं, अपितु जाति का मतलब एक क्लास, एक वर्ग से है। तो जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति, वर्ग यानी क्लास का बोध करवाते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की एक संपूर्ण समुदाय, एक जाति, एक लड़की एक संपूर्ण जाति का बोध करवा रही है, एक संपूर्ण समुदाय का बोध करवा रही है, सारी लड़की जाति का बोध करवा रही है। ऐसे पुस्तक, पुस्तक एक समस्त पुस्तकों के समूह का बोध करवा रही है, एक समुदाय का बोध करवा रही है। नदी, नदी संसार में बहने वाली समस्त नदियों को बता रही है। पर्वत, संसार में जितने भी पर्वत हैं वो सब पर्वतों का बोध करवा रहे हैं। गाय एक समस्त गायों का बोध करवा रहे हैं, समस्त गाय जाति का बोध करवा रहे हैं। ये एक संपूर्ण क्लास, एक वर्ग का बोध करवा रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा संसार में अनेक होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक होती है जिसे हम देख करके पहचान लेते हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन यदि हम किसी के गुणों को देख करके या गुणों के आधार पर उसकी पहचान करते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पत्थर, अब पत्थर को हम जानते हैं और पत्थरों के गुणों से भी परिचित हैं, तो पत्थर को हम देखते हैं, पहचान से कि साहब ये तो पत्थर है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही पत्थर में कोटा स्टोन जो पत्थर है उसके हम गुणों को देख करके हम पहचान लेंगे कि साहब ये कोटा स्टोन है, क्योंकि इसका रंग जो है काला है और ये फर्श के काम में आता है और बहुत ही टिकाऊ और सुंदर होता है, इसलिए हम कोटा स्टोन को देख करके पहचान जाएंगे कि साहब ये तो कोटा स्टोन है। ये भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा ही है। पत्थर एक जातिवाचक संज्ञा है और कोटा स्टोन उस जाति की उपजाति है। पत्थर जो जाति है उस जाति की उपजाति कोटा स्टोन है। ऐसे ही ग्रीन मार्बल है, ग्रीन मार्बल को हम देखेंगे, उसके गुणों से हम परिचित हैं तो उसे देख करके पहचान जाएंगे सर ये तो जो है ग्रीन मार्बल है। अब ये ग्रीन मार्बल है, वह भी एक पत्थर की ही उपजाति है। तो ये दुनिया में अनेक होते हैं, ग्रीन मार्बल यहाँ भी है, ग्रीन मार्बल वहाँ भी है। और अगर हम किसी ग्रीन मार्बल की खदान में जाते हैं तो सैकड़ों खदानें वहाँ होती हैं कि साहब इसमें भी ग्रीन मार्बल, इसमें भी ग्रीन मार्बल, इसमें भी ग्रीन मार्बल। इसलिए सारा का सारा ग्रीन मार्बल जो है वह जातिवाचक संज्ञा में काउंट होता है, जातिवाचक संज्ञा में उसकी गणना होती है। क्योंकि संसार में ग्रीन मार्बल बहुत हैं, न जाने असंख्य ग्रीन मार्बल है, उसकी असंख्य खदानें हैं। तो जब असंख्य हैं, अनेक हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही जैसे अनाज के बारे में परिचित है तो अनाज जातिवाचक संज्ञा है। अब अनाज में बाजरा जो है वह भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बाजरा अनाज की उपजाति है और उस बाजरे में भी संकर बाजरा
वह भी जातिवाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि वह अनाज जातिवाचक संज्ञा और उसकी उपजाति बाजरा और बाजरे की उपजाति संकर बाजरा है, क्योंकि इस बोरी में भी संकर बाजरा, इस बोरी में भी संकर बाजरा, इधर भी संकर बाजरा, इधर भी संकर बाजरा। तो जब अनेक है और जब इनकी संख्या बहुत है, संसार में दुनिया में इनकी संख्या बहुत है, तब ये जातिवाचक संज्ञा ही होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे फूल जातिवाचक संज्ञा है, तो कमल का फूल भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह फूल की उपजाति है। क्योंकि अगर हम किसी सरोवर में जाएंगे तो वहां एक फूल तो मिलने से रहा, वहां फूल की बहुत सी संख्याएं होती हैं, बहुत से फूल होते हैं, यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है, यहाँ भी कमल है, यहाँ भी कमल है। तब जब उनकी संख्या असंख्य है, जो दुनिया में अनेक हैं, तो फिर वह जातिवाचक संज्ञा होगी, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद और होते हैं, समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, लेकिन आजकल इनको अलग से संज्ञाओं में काउंट करना प्रारंभ कर दिया गया है, या इनको अलग से संज्ञाएं मानने लग गए हैं। पहली है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक जो संज्ञा होती है वो काउंटेबल होती है, गणनीय होती है, इसकी गणना की जा सकती है। ये गणनीय संज्ञाओं के योग से बनती है और ये एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। जैसे सेना, सेनाएं, कक्षा, कक्षाएं, परिवार, मंडली, ये सारी की सारी गणनीय होती हैं, इनकी गणना की जा सकती है। जैसे एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, एक मंडली, दो मंडली, तीन मंडली, एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, चार कक्षा, इस प्रकार से इनकी गणना की जा सकती है। इनकी काउंटेबल है, गणनीय है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। दूसरी होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं अकाउंटेबल होती हैं, अगणनीय होती हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती है। ये किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, दूध, तेल, इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता है। जैसे एक सोना, दो सोना, एक लकड़ी, दो लकड़ी, ऐसे वो काउंट नहीं की जा सकती है। उनकी तो मात्रात्मक व परिमाणात्मकता का ही, परिमाण का ही बोध होता है, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न और पुटअप होता है, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। द्रव का मतलब होता है बहने वाली और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। और पदार्थ में तीनों चीजें आ गई, ठोस, द्रव्य और गैस। जो दो द्रव्य है वह बहने वाला होता है, जैसे घी, तेल, पानी, ये सब द्रव्य में आते हैं। तो द्रव्य और द्रव्य में ये फर्क रहता है। कई बार क्या कर देते हैं, हम द्रव्य को द्रव्य मान लेते हैं, जो कि गलत है। अब संज्ञा का जो अंतिम भाग है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा अदृश्यमान है, दिखाई नहीं देती है, वह केवल महसूस की जा सकती है, उसे हम केवल महसूस करते हैं, वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव, अवधारणा, विचार आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा से अदृश्यमान है, दिखाई नहीं देती है, वो केवल हमें महसूस कर सकते हैं, वो केवल हमारे मन के अंदर प्रकट होती है, वह दिखाई नहीं देती है। और जो दिखाई नहीं देती है वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे कोमलता, अब कोमलता दिखाई नहीं देती है, जैसे ये बच्चा तो बड़ा कोमल है। अब कोमल हमारे मन का एक विचार, एक भाव है, वो दिख नहीं रहा, हमने देखा किसको? बच्चे को, लेकिन हमारे मन में एक फीलिंग आई, हमारे मन में एक भाव आया कि ये बच्चा बड़ा कोमल है। तो कोमल एक भाव है, न कि कोमल जो है एक जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वह तो हमारे मन का एक भाव है। ऐसे ही बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, सलाह, मातृत्व, औचित्य, दासता, मित्रता आदि, ये सारे के सारे हमारे हृदय के विचार हैं, ये आदि सारे के सारे हमारे मन के भाव हैं। इसलिए ये सब के सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आप, हम किसी कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे के अंदर जो है पुताई देखते हैं हम, और पुताई देख करके हमारे मन में एक भाव आता है, हो पुताई तो बहुत सुंदर है। तो वह पुताई हमें दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि हमने दीवार को देखा और दीवार पे जो सफेदी कर रखी है उसको देखा, लेकिन उसको हमने महसूस किया है कि सुंदर है या ये अच्छी है या ये बुरी है, इसका भाव हमारे मन में प्रकट हुआ, तो ये भाव होता है। ऐसे ही संविधान एक कॉन्सेप्ट है, संविधान एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो जो हमारे
कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, वो सब के सब भाव होते हैं, भाववाचक संज्ञाओं में गिनी जाती हैं। ऐसे ही हृदय के और भी कई भाव होते हैं जो भाववाचक संज्ञाओं में काउंट होते हैं। जैसे खुशबू, खुशबू को केवल हम सूंघ सकते हैं, उसके बारे में हम फील कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञाओं में काउंट होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं।